नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की कहानी पर बात करने वाले हैं और ख़ास तौर पर मैसूर के साथ उनके जो टकराव हुए उनकी पड़ताल करेंगे। लेकिन ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। ये कहानी है व्यापार की, कूटनीति की और कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी देखते ही देखते एक साम्राज्य में बदल गई। आज हम यही समझेंगे कि बंगाल जीतने के बाद आखिर अंग्रेज दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ताकत बने कैसे। तो हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें 4 एंग्लो मैसूर युद्धों का जिक्र है। वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर वेलेस्ली तक के गवर्नर जनरल हैं, उनकी नीतियां हैं और हाँ, इन सब के पीछे छिपे आर्थिक कारण भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, उसके बाद जब उन्होंने दक्षिण की तरफ देखा तो उन्हें वहां क्या दिखाई दिया? कैसा था उस वक्त का माहौल? देखिए, माहौल पूरी तरह से उथल-पुथल वाला था। एक तरह का पावर वैक्यूम बन चुका था। पावर वैक्यूम मतलब ये कि 1761 तक अंग्रेज कर्नाटक युद्धों में अपने सबसे बड़े यूरोपियन दुश्मन फ्रांसीसियों को हरा चुके थे। अब मैदान में 3 बड़ी भारतीय ताकतें बची थीं, मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम। और ये तीनों आपस में ही एक दूसरे पर हावी होने के लिए लड़ रही थीं। ये आपसी फूट एक तरह से अंग्रेजों के लिए एक खुला दरवाजा थी। लेकिन ये भारतीय राज्य आपस में लड़ क्यों रहे थे? क्या ये सिर्फ अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की होड़ थी? होड़ तो थी, पर उसके पीछे एक बहुत मजबूत आर्थिक कारण था। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इन राज्यों को अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं को चलाने के लिए लगातार पैसे की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर मराठा, वो चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्स पर बहुत निर्भर थे। एक मिनट, ये चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? सुनने में काफी भारी लगते हैं। हाँ, आसान भाषा में समझिए, चौथ एक तरह की प्रोटेक्शन मनी थी। मराठा किसी इलाके के शासक से कहते थे कि तुम अपनी कुल कमाई का 1/4 हिस्सा हमें दो और हम तुम्हारे इलाके को नहीं लूटेंगे। अच्छा। और सरदेशमुखी एक अतिरिक्त टैक्स था जो वो अपने आप को उस पूरे इलाके का मुखिया या सरदेशमुख होने के नाते वसूलते थे। अब जाहिर है, इस सिस्टम को चलाने के लिए उन्हें लगातार नए इलाकों पर अपना दबदबा बनाना पड़ता था। अच्छा, तो ये विस्तार एक तरह से उनकी मजबूरी भी थी और इसी आपसी लड़ाई ने अंग्रेजों को अपनी जगह बनाने का मौका दे दिया। बिल्कुल, उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। लेकिन उनके लिए मैसूर से लड़ने का सबसे बड़ा कारण था पैसा। पैसा? हाँ, व्यापार। मालाबार तट, जो हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान के कंट्रोल में था, वो काली मिर्च और इलायची का गढ़ था। कंपनी इस मसाले के व्यापार से अकूत मुनाफा कमाती थी और 1785 में टीपू ने इसी दुखती रग पे साथ रख दिया। क्या किया उन्होंने? टीपू ने अपने राज के बंदरगाहों से मसालों का एक्सपोर्ट ही बंद करवा दिया। ओहो। और 1788 तक तो अंग्रेज व्यापारियों के साथ किसी भी तरह के लेनदेन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। ये कंपनी के बिजनेस मॉडल पर सीधा हमला था। सही बात है। इसके अलावा अंग्रेजों को हमेशा एक डर सताता था, फ्रांसीसी। मैसूर और फ्रांसीसियों की दोस्ती उनकी नींद उड़ाए रखती थी। उन्हें लगता था कि फ्रांसीसी मैसूर के जरिए दक्षिण में फिर से खड़े हो सकते हैं। तो तनाव की सारी वजह मौजूद थीं, आर्थिक भी, राजनीतिक भी। तो क्या इन्हीं वजहों से पहला युद्ध शुरू हुआ? क्योंकि शुरू में तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बना लिया था। मराठा और निजाम दोनों उनके साथ थे। हाँ, कागज पर तो ये एक तरफा लड़ाई लग रही थी। लेकिन हैदर अली सिर्फ एक अच्छा सेनापति ही नहीं, बल्कि एक बहुत शातिर डिप्लोमैट भी था। उसने वही किया जो उस दौर में सबसे कारगर था, एक दुश्मन को दूसरे से भिड़ा दिया। उसने मराठों को पैसे का लालच दिया और निजाम को कुछ इलाका देने का वादा किया। नतीजा? गठबंधन टूट गया होगा। ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और हैदर ने पूरी ताकत से उन पर हमला कर दिया। और ये हमला इतना जबरदस्त था कि हैदर की सेना मद्रास के दरवाजों तक पहुंच गई थी। जरा सोचिए, एक व्यापार करने आई कंपनी के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। उनकी सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी मद्रास के दरवाजे पर दुश्मन खड़ा है। ये सिर्फ एक सैनिक हार नहीं थी, ये तो इज्जत की भी हार थी। और इसी शर्मिंदगी ने उन्हें 1769 में मद्रास की संधि पर साइन करने के लिए मजबूर किया। लेकिन अंग्रेज ऐसी हार को भूलने वालों में से नहीं थे। इस संधि में एक बहुत अहम शर्त थी, एक रक्षात्मक समझौता। रक्षात्मक समझौता यानी अगर कोई तीसरा पक्ष जैसे मराठा किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा उसकी मदद करेगा। ये तो बहुत बड़ा वादा है। तो फिर क्या हुआ? क्या अंग्रेजों ने अपना वादा निभाया? बिल्कुल नहीं। 1771 में जब मराठों ने हैदर अली पर हमला किया तो अंग्रेज चुपचाप तमाशा देखते रहे। उन्होंने मदद नहीं की? नहीं की। उन्होंने संधि का सम्मान नहीं किया। हैदर अली इस धोखे को कभी नहीं भूला
और यहीं से दूसरे युद्ध की जमीन तैयार हो गई। उस वक्त दुनिया में भी बहुत कुछ चल रहा था। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था, जहां फ्रांसीसी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। इसका असर भारत पर भी पड़ा। और युद्ध का तात्कालिक कारण क्या बना? अंग्रेजों ने माहे पर कब्जा कर लिया। माहे हैदर के संरक्षण में एक फ्रांसीसी बस्ती थी और मैसूर को ज्यादातर फ्रांसीसी हथियार वहीं से मिलते थे। तो मतलब सप्लाई लाइन काट दी? बिल्कुल। इसी युद्ध के बीच 1782 में हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई। लगा कि मैसूर का प्रतिरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके बेटे टीपू सुल्तान ने तुरंत कमान संभाली और लड़ाई जारी रखी। आखिरकार 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हुआ। ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये इतिहास में आखिरी बार था जब अंग्रेजों ने किसी भारतीय शासक के साथ बराबरी की शर्तों पर कोई समझौता किया था। इसके बाद ताकत का पलड़ा हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजों के पक्ष में झुकता चला गया। लेकिन ये लड़ाइयाँ बहुत खर्चीली रही होंगी। जंग जीतने के लिए सिर्फ सेना ही नहीं, पैसा भी चाहिए। और पैसा आता है लगान से। यहीं पर कहानी का एक और अहम पहलू सामने आता है। कैसे अंग्रेजों ने युद्ध के साथ साथ अपनी प्रशासनिक पकड़ भी मजबूत की, ताकि भारत से पैसा निचोड़कर भारत को ही जीतने में लगाया जा सके। इसकी शुरुआत हुई वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। हाँ, हेस्टिंग्स ने 1772 में आते ही क्लाइव की दोहरी शासन प्रणाली को खत्म कर दिया। ये एक अजीब सिस्टम था जिसमें कंपनी के पास अधिकार तो सारे थे, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं थी। हेस्टिंग्स ने कहा, नहीं, अब हम सीधे लगान वसूलेंगे। उसने खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया और लगान वसूलने के लिए उसने एक नया प्रयोग किया, जिसे पंचवर्षीय बंदोबस्त कहते हैं। 5 साल का बंदोबस्त सुनने में तो ठीक लगता है। एक कंपनी के लिए 5 साल का रेवेन्यू प्लान तो यही था, लेकिन हुआ उल्टा। सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को 5 साल के लिए जमीन का ठेका दे दिया गया। उन ठेकेदारों ने किसानों का इतना शोषण किया कि खेती ही चौपट होने लगी। ओहो, मतलब ये सिस्टम फेल हो गया। बुरी तरह फेल हो गया और इसे बदलकर सालाना करना पड़ा। लेकिन हेस्टिंग्स ने न्यायिक सुधार भी किए। हर जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतें बनाई। पर जिस आदमी ने ब्रिटिश राज की प्रशासनिक नींव रखी, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ, कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, ये तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। 1793 में उसने जमींदारों को ही जमीन का मालिक बना दिया और सरकार को दिया जाने वाला लगान हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। इसके अलावा उसने कॉर्नवालिस कोड लागू किया। इसका सबसे बड़ा सिद्धांत था शक्तियों का बंटवारा। उसने कलेक्टर के पद से न्यायिक शक्तियां छीन लीं। अब कलेक्टर का काम सिर्फ लगान वसूलना रह गया और न्याय के लिए डिस्ट्रिक्ट जज का एक नया पद बनाया गया। लेकिन स्रोतों में कॉर्नवालिस का एक बहुत ही चौंकाने वाला पहलू भी सामने आता है, उसका नस्लवाद। एक जगह उसका सीधा कोट है जिसमें वो कहता है, हिंदुस्तान का हर बाशिंदा भ्रष्ट है। हाँ, और ये सिर्फ उसकी सोच नहीं थी, ये उसकी नीति बन गई। उसने प्रशासन का पूरी तरह से यूरोपीयकरण कर दिया। सारे ऊंचे पद सिर्फ यूरोपियन लोगों के लिए रिजर्व कर दिए गए। मतलब कोई भी भारतीय, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो। हाँ, वो सेना में सूबेदार या प्रशासन में डिप्टी कलेक्टर से ऊपर नहीं जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा धक्का था। तो एक तरफ कॉर्नवालिस भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव को पक्का कर रहा था, वहीं दूसरी ओर टीपू सुल्तान अपनी पिछली हार का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। ये शांति एक तूफान से पहले की खामोशी थी। जाहिर है टकराव होना तय था। और ये टकराव तीसरे युद्ध के रूप में सामने आया 1790 में, और इसे लीड करने खुद कॉर्नवालिस आया। इस बार बहाना बना त्रावणकोर, जो अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था। टीपू ने उस पर हमला कर दिया और अंग्रेजों को जंग छेड़ने का मौका मिल गया। इस युद्ध का नतीजा टीपू के लिए बहुत भयानक था। 1792 में उसे सेरिंगापट्टम की संधि पर दस्तखत करने पड़े। ये टीपू के लिए सबसे बड़ा अपमान था। ये सिर्फ एक राजनीतिक शर्त नहीं थी, ये उनके स्वाभिमान पर सीधा हमला था। संधि की शर्तें बहुत कठोर थीं। उसे अपना आधा राज्य अंग्रेजों, मराठों और निजाम को देना पड़ा। आधा राज्य? हाँ, उस पर 3 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया। और जब वो ये रकम फौरन नहीं दे सका, तो उसके 2 बेटों को बंधक बनाकर अंग्रेजों के हवाले कर दिया गया। अपने बेटों को दुश्मन के पास गिरवी रखना, ये किसी भी शासक के लिए तोड़ने वाला अनुभव रहा होगा। बिल्कुल। इसने टीपू को अंदर से तोड़ दिया होगा और बदले की आग को और भड़का दिया होगा। यहीं पर कॉर्नवालिस का वो मशहूर कथन आता है, हमने अपने दोस्तों को बहुत मजबूत बनाए बिना अपने दुश्मन को प्रभावी ढंग से अपंग कर दिया है।
क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि उसने टीपू को तो तोड़ा, लेकिन मराठा और निजाम को सिर्फ इतने छोटे छोटे टुकड़े दिए कि वे खुश तो हो जाएं, पर इतने ताकतवर कभी ना बने कि कल को अंग्रेजों के लिए ही सिरदर्द बन जाएं। वाह, ये तो एक तीर से कई निशाने साधने जैसा था। बिल्कुल, दुश्मन खत्म और दोस्त भी काबू में। और फिर आता है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में, जिसके साथ मैसूर की कहानी का आखिरी अध्याय शुरू होता है। वो अपने साथ एक नया हथियार लेकर आया था, सहायक संधि प्रणाली या सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। ये क्या बला थी? ये भारतीय राज्यों को बिना लड़े ही निगल जाने की एक बहुत ही चालाक स्कीम थी। इसे ऐसे समझिए कि ये एक प्रोटेक्शन स्कीम थी, लेकिन बहुत महंगी। अंग्रेज कहते थे, हम आपको आपके दुश्मनों से बचाएंगे, लेकिन हमारी सेना आपकी राजधानी में रहेगी और उसका सारा खर्चा आपको ही उठाना होगा। मतलब अपनी हिफाजत के लिए किसी और को पैसे देने पड़ते थे। सिर्फ पैसे ही नहीं, जो भी राज्य इस संधि को मान लेता था उसे अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ती थी। यानी वो किसी दूसरे राज्य से बात भी नहीं कर सकता था? उनकी इजाजत के बिना नहीं। और उसके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठता था, जो असल में एक जासूस होता था। राज्यों का खजाना इसी खर्च को उठाते उठाते खाली हो जाता था। शासक अपनी आज़ादी खो देते थे और लापरवाह भी हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जनता विद्रोह करेगी तो अंग्रेजी सेना उन्हें बचाने आ जाएगी। तो ये तो राज्यों को अंदर से खोखला करने का तरीका था। और टीपू का क्या हुआ? उस वक्त तो नेपोलियन का भी खतरा मंडरा रहा था। हाँ, नेपोलियन मिस्र जीत चुका था और भारत पर हमले की योजना बना रहा था। टीपू ने इसे एक मौके की तरह देखा। वो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था। उसने अपनी राजधानी सेरिंगापट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। खुद को नागरिक टीपू कहना शुरू किया। नागरिक टीपू? हाँ, और फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बन गया। ये तो सीधे सीधे अंग्रेजों को चिढ़ाना हुआ। बिल्कुल। वेलेस्ली ने टीपू को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए कहा। टीपू ने साफ इनकार कर दिया, और बस यही चौथे और आखिरी युद्ध का कारण बना। 1799 में अंग्रेजों ने पूरी ताकत से हमला किया। सेरिंगापट्टम की लड़ाई में अपनी राजधानी की दीवारों की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और टीपू की मौत के बाद मैसूर का क्या हुआ? टीपू का प्रतिरोध खत्म हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर के पुराने वाडियार राजवंश के एक बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया और उस पर सहायक संधि थोप दी। मतलब मैसूर अब अपनी आज़ादी पूरी तरह खो चुका था। हाँ, और अंग्रेजों पर आश्रित एक राज्य बनकर रह गया। तो इन 4 युद्धों को अगर हम एक लाइन में देखें, पहले युद्ध में हैदर अली जीता, दूसरा बराबरी पे छूटा, तीसरे में टीपू आधा राज्य हार गया, और चौथे में उसने अपनी जान और अपना राज्य दोनों गंवा दिए। ये सिर्फ एक राज्य की हार नहीं थी, ये दक्षिण भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। टीपू की हार ने दक्षिण में ब्रिटिश वर्चस्व का रास्ता साफ कर दिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे आर्थिक लालच, बेहतर सैन्य ताकत और सहायक संधि जैसी चालाक कूटनीति के मेल ने अंग्रेजों को धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करने में मदद की। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। अगर उस वक्त की बड़ी ताकतें मराठा, निजाम और मैसूर आपस में लड़ने के बजाय ब्रिटिश खतरे को पहचान कर एक साथ खड़ी हो जाती, तो क्या आज भारत की कहानी कुछ और होती?